जनाब एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम न्यूज़ हेडलाइंस के बाद वापस आ चुके हैं और साथ साथ हम ये कहते हैं कि हम एक चीज़ भूल गए स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम। कल हमारे अदील भाई और भट्ट साहब का ईस्टर था, यानी इतवार के रोज़ उन्होंने अपनी ईद को मनाया और ईस्टर मेरी जानिब से, मेरी पूरी टीम की जानिब से बहुत बहुत मुबारक हो। हमें ज्वाइन इन किया डॉक्टर सैयदा मरियम ने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं आपके? बहुत बहुत शुक्रिया भाभी। और इसी के साथ डॉक्टर अरसलान यूनुस, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कल का अहवाल हम बताते हैं आपको। कल ये हुआ कि भाभी जी गई हुई थी मैके, हमने छापा मारा इनके घर पे किसी काम से, तो अरसलान भाई ने कहा कि बैचलर्स हैं तो पार्टी करते हैं, तो हमने ज़बरदस्त रोज़ खाया और उसके बाद हमने बड़ा एंजॉय किया उसे। तो उसके बाद हमने पूछा कि भाभी तो कहती वो तो अपने मैके गई, बड़े प्यार से बोला तो मैके गई हैं। तो उसके बाद आंटी जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने बार बार हमें चाय के लिए पूछा, हम चाय पीने आएंगे। और अब हमने एक सेटलमेंट किया है कि भाभी और मैं रेफरी बनेंगे, या हम वो कहते हैं ना कि आपका वो बनेंगे जो मॉनिटरिंग करेंगे, और सलान भाई और रमीज खान जो है वो क्रिकेट खेलेंगे। आप देखते हैं विनर इंशाल्लाह। इसी के साथ सैयद हमजा भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे भी आपको मिलवाते हैं इनका तारुफ कि ये माशाल्लाह हर उस बंदे की आवाज़ है जो कि किसी ना किसी फ्रॉड में फंसा हुआ है बिल्डर के हवाले से। चार्मिंग लाइफ को छोड़कर वापस आए हैं इस दुनिया में जहाँ पर इनके एक एक्शन पर या तो शूट रुक जाता था, या वो कहते हैं ना इर्द गिर्द इनके कपड़े ही कपड़े होते थे और ये ब्रांड इनके पीछे होते थे। उन्होंने तमाम चीज़ों को खैराबाद कहा और अब ये कहते हैं कि प्रोग्राम में जो पहले हमारी बात हुई कि मुझसे मेरा रब किस चीज़ पर राजी है, तो मैं उस पर आ गया। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको ऐसे ही रखे। इसी के साथ सेहत की बात हो, दिल के डॉक्टर हों, दोनों दिल के डॉक्टर हैं। पहले एक दूसरे का दिल चुराया, फिर उसके बाद अब आपके दिल में चेक करते हैं कि कौन किससे दिल में रहता है। लेकिन अरसलान भाई ने कहा कि ऐसा नहीं, जिंदगी में कुछ चेंज आना चाहिए। तो सेहतनामा जो एक सेगमेंट है वो होगा, मतलब सेहतनामा आप देख सकेंगे डॉक्टर अरसलान यूनुस के साथ। इसका पूरा नाम डॉक्टर अरसलान यूनुस बताएंगे। देखिए, सेहतनामा डॉक्टर अरसलान यूनुस के साथ और ज़ीशान भाई भी हमारे साथ होंगे। इसका मकसद जो था वो स्टार्ट करने का ये बेसिकली था कि मैं अपनी फील्ड में देख रहा होता हूँ कि पेशेंट जो है ना, बेचारों को यही नहीं पता चलता कि हमें किस डॉक्टर के पास जाना है। बिल्कुल तो ऐसे ही। 4 डॉक्टरों के पास पैसे ज़ाया करने के बाद सही डॉक्टर के पास पहुँचते हैं। फिर आजकल फाइनेंशियली इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई ना, बेचारे लोग परेशान हैं, अपनी बीमारी शेयर ही नहीं करते। तो ये प्रोग्राम हमारा सेहतनामा स्टार्ट करने का मकसद ही था कि आप हमें मैसेज करें अपनी प्रॉब्लम्स को, तो एटलीस्ट हम उसको हेल्प करेंगे डायग्नोज करने में। देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बीमार होते हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा होता कि उनको क्या बीमारी है ना। अब बेचारे वो कभी कुछ दवाई ले रहे हैं, कभी किसी हकीम के पास जा रहे हैं, कभी कोई दम दुरूद करा रहे हैं। बेचारों को एक छोटा सा मसला होता है जिसका एक बहुत अच्छा सा इलाज हो सकता है, लेकिन क्योंकि वो बेचारे डायग्नोज नहीं हो पाते, उनको उनकी वजह का पता नहीं चलता, इस वजह से वो बेचारे परेशान रहते हैं। तो ये सेहतनामा प्रोग्राम स्टार्ट करने का मकसद था कि हम जो आम आवाम है उनमें बेसिक प्रॉब्लम्स कम से कम हाईलाइट कर सकें, उनको बता सकें कि देखो कहीं कितने मरीज ऐसे होते हैं सिर्फ कैल्शियम की या विटामिन डी की डेफिशिएंसी है उनको, लेकिन वो बेचारे इतने ज़्यादा अजियत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जोड़ों में दर्द है, ये दर्द है, क्या है, सिर्फ एक विटामिन डी की कमी है, एक विटामिन डी का कैप्सूल खाने की ज़रूरत है। तो ये एक मिसाल के तौर पर मैंने चीज़ बताई है। तो हमारा मेन मकसद ये जो सेहतनामा प्रोग्राम स्टार्ट करने का है कि आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमसे शेयर कर सकते हैं, तो हम उसको डायग्नोज करने में हेल्प करेंगे कि आपकी क्या बीमारी है, उसकी क्या वजूहत है। तो सेहतनामा डॉक्टर अरसलान के साथ प्रोग्राम में आप जो भी डॉक्टर्स हैं, अच्छा डॉक्टर्स नहीं, आप इसमें अगर आपके पास कोई आलाए सेहत है, यानी आपका स्टेटोस्कोप है, आपका बीपी ऑपरेटस है, या कोई भी ऐसी मशीन है जो कि आप चाहते हैं कि आप मंजर आम पे लेकर आएं कि आपका भी ब्रांड है, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि वेल नोन है, उनका बीपी ऑपरेटस अगर 100 रुपए का है, मिसाल दे रहा हूं भाई, लोग मुझे पकड़ के मारे बाद में 100 रुपए का कौन सा, 100 रुपए का है, तो आपने वही चीज 60 रुपए में बनाई है और वही क्वालिटी दे रहे हैं, तो आपको सामने आना चाहिए। डॉक्टर अरसलान से आप राब्ता करेंगे। डॉक्टर अरसलान क्योंकि मेन पिलर ऑफ द प्रोग्राम है और यही इस प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं, कॉन्सेप्ट राइटर हैं, तमाम चीजें इन्हीं के हाथ में हैं। और मेरे पीछे जो एनिमेशन आप देख रहे हैं, थोड़ी देर में सेहतनामा के हवाले से चलेगी, वो क्रिएट किए सैयदा मरियम ने। तो माशाल्लाह एनिमेटर क्रिएटेड भी हैं और तमाम चीज़ों को इन्होंने 2 घंटे में ही फॉर्म कर दिया। और अब हमें जो नेक्स्ट प्रोग्राम है अभी, उसके लिए हम आपसे पहले रिक्वेस्ट करें कि हम आपसे बनवाएंगे। तो देखिए हम वो लोग हैं जो हाथ बंदा चढ़ जाए ना, हम काम करवाते रहते हैं। तो ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक बात और है कि बीइंग अ डॉक्टर आप लोग बड़े ना चिल माहौल में, कोई वो नहीं है कि नहीं डॉक्टर है यार बड़े टेंशन है, इतने बड़े बड़े, वो तो मतलब क्या कुछ खालिस कुछ डिफरेंट ग़िज़ा खाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये ना कि डाउन टू अर्थ,
ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, आपका कोई भी स्टेटस आपको मिल जाता है, लेकिन अपने बेसिक्स जो है ना वो आपने ज़रूर याद रखनी होती है। लोग जो होते हैं ना स्टेटस ले लेते हैं, उसके बाद अपने पुराने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को जो है ना वो इस तरीके डील करते हैं, पता नहीं क्या बन गया। ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए ना, आपको हमेशा डाउन टू अर्थ होना चाहिए कि आपकी हकीकत ज़िंदगी क्या है ना। असल में हमारी डॉक्टर्स की फील्ड ऐसी होती है कि आप रोज़मर्रा देख रहे होते हैं कि करोड़पति भी वैसे ही जा रहा है और एक गरीब आदमी भी वैसे ही जा रहा है ना। तो हम लोग देख देख के ये सबक सीख रहे होते हैं कि देखो ये गरीब आदमी था, लेकिन इसके गिर्द सारी उसकी औलाद, उसके बीवी बच्चे खड़े हुए थे, उसके लिए दुआएं कर रहे थे और उसके लिए खरीद देख रहे थे। और एक अमीर आदमी है जिसके बाहर से एक ड्राइवर खड़ा होता है, जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता, हम उसको बताते भी हैं कि देखो अब उसका बचना मुश्किल है, कह रहा है बट डॉक्टर साहब जब हो जाए तो बता दीजिएगा। वो इतना पेनफुल होता है ना हमारे लिए कि यार हम किसके लिए मेहनत कर रहे हैं, ना इसका कोई बच्चा आके खड़ा हुआ है, ना कोई उसकी औलाद खड़ी हुई है, एक बाहर इसका मुलाजिम है, कोई ड्राइवर खड़ा हुआ है जो कह रहा है बस डॉक्टर साहब जब हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं बिल लेकर आ दूंगा, बॉडी ले जाऊंगा। तो ये इतना एक पेनफुल है ना हमारे माशरे के लिए कि इन चीज़ों पे ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जब आप अपने फैमिली को टाइम देंगे, अपने जो भी आपके बड़े रिलेशन हैं, जो फ्रेंड सर्कल है, उनके साथ अगर आप ऐसे बन के रहेंगे ना हम कोई बड़ी चीज़ बन गए, तो वो कभी भी रिलेशन वैसे कायम नहीं हो सकते। ऐसे ही है। आपको अपने रिलेशन वैसे ही रखने चाहिए कि जो आपके जिस लेवल पे मिले थे वही रिलेशन है। और बहुत जब आप स्टेटस पे जाते हैं ना तो बहुत सारे फैंसी फ्रेंडशिप सर्कल में आप आ जाते हैं ना, वो आपके रियल फ्रेंड नहीं होते ना। सोशल मीडिया के जो दोस्त होते हैं वो यकीन करें, अगर पता चलेगा ना किसी की कि मैयत हो गई है तो कहेंगे बस ठीक है, वहीं पे इन्नल्लाह व इन्ना राजिऊन लिख देंगे, बहुत हुआ तो आने के भी नहीं। और अपनी तस्वीर ऐसे हाथ में रमजान में दुआ करते हुए लगा देंगे तो वो बड़ी तो वायरल अपने रियल जो है ना अपने फ्रेंड सर्कल, रियल फैमिली मेंबर्स, उनके साथ जुड़ने का तरीका ये है कि डाउन टू अर्थ और उनको रिस्पेक्ट देना। आप जब रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। बिल्कुल ऐसे है। हम आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताएगा हमजा भाई कि आप पाकिस्तान के अलावा भी इंटरनेशनल मार्केट में भी प्रॉपर्टी ट्रेड करते हैं, तो उसका और पाकिस्तान का मुआवजा करें तो इजी वहां पर है या पाकिस्तान में रहे? देखिए अभी रिसेंटली मैं कोई 4 मंथ्स पहले ही पाकिस्तान आया हूँ। इससे पहले मैं मलेशिया की प्रॉपर्टी पे काम कर रहा था। असल में बात ये है कि पाकिस्तान के हालात तो आपके सामने ही है किस तरीके से है, लेकिन जो मलेशिया की प्रॉपर्टी या इंटरनेशनल प्रॉपर्टी परचेज करने वाले हैं वो ऑब्वियसली बिग शॉट होना चाहिए, जिसके पास अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए। अब लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो दुबई की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं कि दुबई में रियल एस्टेट का काम अच्छा है, वहाँ पे जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। बट उनको ये नहीं मालूम कि और भी सारी जगहें ऐसे हैं, स्पेशली मलेशिया ऐसी, कोलमपुर में कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, कुछ क्या सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसके अंदर जो है वो बहुत अच्छा आपको रिवर्स मिल रहा है। लेकिन वही बात है कि यहाँ पे लोगों के पास शऊर नहीं है, लोगों को बताने वाला नहीं है, इन्फॉर्म करने वाला नहीं कि भाई तुम अपना जो पैसा है, जब तुमने कुर्बानी दी है ज़िंदगी भर की, वो सही जगह इन्वेस्ट करो। लोग जो है पैसे को रोल नहीं कर पा रहे हैं, और जो करोड़पति अरबपति जो बन रहे हैं वो पैसे को रोल करके बने हैं। तो रोल करना नहीं आता लोगों को, एडवाइज़र नहीं है लोगों के पास। असल में हमजा भाई यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि डॉक्टर अरसलान के पास जब लोग आते हैं, ये कार्डिक सर्जन है माशाल्लाह, और वो भी वो कार्डियोलॉजिस्ट है, सॉरी कार्डियोलॉजिस्ट है दोनों। तो मसला ये है कि आप इनसे ना, वैसे अगर लोग मशवरा भी करते तो ये लोग देते हैं, जैसे आप मशवरे देते हैं। आपने क्या कहा कि मुझसे जो भी आएगा, मैंने आपको क्या बात बोली, इन्होंने पहले बोला प्रोग्राम में कि आप मुझसे जो भी पूछेंगे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगा, मैं उसका कोई चार्जेस नहीं लेता। तो आप लोगों के लिए भी ये बात कि आप लोगों ने जहां अकाउंट खुलवाया ना, वहां के तो चार्जेस कोई दे भी नहीं सकता। तो वो वाली चीज है कि सदका जारिया करना। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कुरान पाक में ही है ना कि तुम दुनिया में मेरी खल्क की खिदमत करो, आखिर में मैं तुम्हारा हामी और नासिर। तो जब अल्लाह ताला अगर मैं किसी की हेल्प करता हूँ ना तो उसको मैं बाकायदा बताता हूँ कि हेल्प मैं नहीं कर रहा, ये अल्लाह की तरफ से है। क्योंकि देखिए ये नाक, ये कान, ये होठ, ये मुझे अल्लाह ने दिए हैं, तो फिर मैं आपको कैसे मदद कर सकता हूँ? ये जो आपकी मदद है ये भी आपको अल्लाह ही कर रहा है ना। तो ये बोल देता हूँ, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा, ये अल्लाह की तरफ से। सिर्फ मैं एक वसीला हूँ, एक बस एक वो हूँ कि मेरी तरफ से हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं वही बताता हूँ, देखिए वसीले इस तरीके से कि मुझे, क्योंकि मेरी जो बीमारी है उसमें कंटिन्यू इंजेक्शन चेंज हो रहा होता है, उसमें एक जरिया ये अरसलान भाई भी हैं कि जो इंजेक्शंस मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमजा मुझे ये बताएं कि अगर हम जैसे आपका सेगमेंट शुरू करेंगे प्रॉपर्टी के हवाले से, ये तमाम चीज़ें एवरी वीक आप हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह, उसमें लाइव शो पे होंगे, तो आपसे वो लोग आकर मिल सकते हैं कि जिनकी फाइल में प्रॉब्लम है, ये मुझे ये प्रॉब्लम है, वो आकर यहीं पर आए। बीइंग अ जज आप यहाँ पर बैठेंगे, क्योंकि फिर उसमें आप इस तरह नहीं बैठेंगे, आप एज अ जज बैठेंगे, तो वहां पर आप लोगों को असिस्ट करेंगे। ऑब्वियसली देखें, बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं ये बोलूँगा कि मेरी ज़ात से किसी का फ़ायदा हो रहा है ना, क्योंकि ये वक्त जो है ना, ये हालात बहुत तशवीशनाक है। वही बात है कि इंसान अपनी सिर्फ छत करने के लिए ना वो जोड़ रहा है, वो कहाँ से पैसा कर रहा है, कभी किसी को हिस्सा मिल रहा है, किसी की बीसी निकल रही है, तो वो अच्छे वक्त का इंतजार नहीं कर रहा है, कह रहा है वो यही अच्छा वक्त है और इसी वक्त मुझे अपनी छत करनी है, क्योंकि इस वक्त में छत करना जो है ना वो बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन आजकल के ज़मीर जो है वो मुर्दार हो गए हैं, किसी का एहसास नहीं है। वो कहते हैं बस सिर्फ अपनी जेब भरो, भाड़ में जाए लोग। मर्द जात जो है वो जहनी मरीज़ हो गया है कि वो कैसे करे मामला। तो ये मैं बोलूँगा किसी को भी मुझसे फील फ्री कांटेक्ट करना है, मेरे नाम से मुझे सर्च करें यूट्यूब, टिकटॉक वगैरह, कहीं से मुझे फील फ्री होकर कांटेक्ट करें मुझसे कहीं से भी। और जो पूछना है मुझसे, देर सवेर हो जाती है रिस्पांस देने में,
लेकिन जरूरी मैं नहीं जो कि हूँ, on spot मौजूद हूँ अपने बहन भाइयों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं से भी मुझे पूरी दुनिया से कांटेक्ट किया था अल्हम्दुलिल्लाह। बस यही नहीं किए जो मुझे आखिरत में काम आएगी। अच्छा जी, अब थोड़ी सी विद सॉरी मैं एक बात करना चाहूँगा कि जो हम सेहतनामा प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, ये सेगमेंट लेकर आ रहे हैं, वो बेसिकली उन चीज़ों पर बेस्ड करेगा कि आपको बीमारी क्या है। डॉक्टर सलान, सबसे पहले मेरे शोल्डर में दर्द है, यहाँ से दर्द आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, ये हार्ट अटैक मस्ट नहीं है। कंफर्म्ड है कि मुझे हार्ट अटैक है तो मुझे यहाँ दर्द होगा, ये मुझे मस्कुलर पेन भी हो सकता है। जरा मुझे ये बताइए। देखिए, मेन प्रॉब्लम ही यही है कि लोग ना सही अप्रोच नहीं कर पाते ना डायग्नोसिस की तरफ ना। अब हर सुबह में मॉर्निंग में अक्सर क्या होता है, चेस्ट पेन के साथ लोग आ जाते हैं कि सीने में दर्द है ना, तो उसमें क्या होता है कि कितने लोग होते हैं, उनमें से 95% लोगों को दिल का मसला नहीं होता, लेकिन 5% लोगों को दिल का मसला होता है। लेकिन क्योंकि हार्ट का पेशेंट को बहुत सीरियस होता है, उसको कभी भी लाइट नहीं लेना चाहिए। अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि टिपिकल कार्डियक पेन क्या हो रहा है और एक नॉन टिपिकल क्या हो रहा है। मतलब टिपिकल क्या मतलब है कि वाकई पूरे सीने में दर्द हो रहा है, चलने फिरने में सीने पे बोझ आ रहा है और उसको सांस फूलने की शिकायत है, या ये सीने का दर्द हाथ में जा रहा है। 3 कैरेक्टरिस्टिक ऐसे होते हैं, मैंने पहले भी प्रोग्राम में बताए थे, कि जो कि कार्डियक पेन के नहीं होते, जिसमें का फार्मूला होता है पी और टी। मतलब पहला पी मतलब पॉइंट। अगर कोई कहते हैं मेरे यहाँ सीने में दर्द है, तो 90% चांस है कि वो कार्डियक पेन नहीं है, क्योंकि कार्डियक पेन कभी भी पॉइंट नहीं होता। दूसरा पी होता है पोजिशनल, कि अगर कोई पेशेंट कहता है कि जब मुझे चलने मैं लेटता हूँ और या मैं बैठता हूँ तो मुझे पेन में फर्क पड़ता है, लेटने पोजीशनल चेंज करने से कार्डियक पेन में फर्क नहीं पड़ता। और तीसरा होता है टी, टेंडरनेस, कि ये अगर मुझे दबा रहा हूँ तो ये मुझे दर्द हो रहा है, ये मुझे हार्ट पेन नहीं है। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि नॉर्मल नहीं होते। बाज़ दफ़ा खातूनें घर में होती हैं, बच्चों को गोद में उठा रही हैं, घर का काम कर रही हैं, तो उनको चेस्ट में मस्कुलर पेन हो जाता है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि किसी को भी चेस्ट पेन होता है तो फौरन अपने डॉक्टर के पास जाएं, ईसीजी करा के डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। कितने मरीज ऐसे होते हैं जो सीने में दर्द या एपिगैस्ट्रिक पेन, मतलब ऊपर मैदे की तरफ दर्द, और उसको समझते हैं कि ये तो ऐसे ही हमने कुछ गलत खा लिया था उसकी वजह से हो रहा है, या 7 पी लो उसके ठीक हो जाएगा, या कोई डकार, मतलब इस तरीके से लोग मिस कर जाते हैं और वो हार्ट अटैक का मर्ज होता है। सफेद वाले में नींबू निचोड़ के कितने मरीज ऐसे होते हैं कि जो है ना वो दादी चूरन बनाती तो खट्टे टिका रहेंगे अच्छे से, वो बड़ा खतरनाक होता है ना। तो इस तरीके से नहीं। और मेन जो आज मेरा खबरनामा स्टार्ट, ये सेहतनामा स्टार्ट करने का जो है ना, कि लोगों की बायोलॉजी, एक होती है एज, लाइफ एज, और एक होती है बायोलॉजिकल एज। बायोलॉजिकल एज का क्या मतलब है कि आप कितने यंग दिख रहे हैं। कितने लोग ऐसे होते हैं 30 साल के होते हैं, लग रहे होते हैं 45-50 साल। एग्जैक्टली। कितने लोग ऐसे होते हैं जो 70 इयर्स के होते हैं, लेकिन उनकी बायोलॉजिकल एज अगर आप देखें ना तो वो बहुत यंग लग रहे होते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसके ऊपर बात ही नहीं करते लोग। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपकी तरफ दोबारा आते हैं, मुझे एक चीज चेक करनी है। अच्छा हमजा भाई, आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताइएगा कि हम जो है वो अगर रियल स्टेट की बात करते हैं, स्कैम हर तरफ हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में मैंने ज्यादा देखा है कि स्कैम्स है बाकी ममालिक के मुकाबले में। क्या ये सही है या गलत है? स्कैम जो है ना वो हर जगह पर है, स्कैम हर जगह पर है, बस वो डिपेंड करता है हाईलाइट के ऊपर ना, कि हाईलाइट किया जा रहा है कहाँ पे, कितना नहीं किया जा रहा है। बस स्कैम जो है बेसिकली हर जगह पर है। ठीक है, ठीक है, डिपेंड करता है कहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है, कहाँ नहीं highlight हाईलाइटिंग का एक चीज है, लेकिन एक चीज ये होती है कि आप मुझे ये बताएं ना कि हाईलाइटिंग तो हो गई, लेकिन पाकिस्तान में ही अभी भी जो एक फैसलाबाद का वाकया अगर आपने रमजान में देखा हो तो बहुत बड़ा, बहुत बदतरीन वाकया था कि 150 खवातीन को पर्चियां दी गई। पर्चियां देने के बाद उनको कहा गया कि आपको राशन मिलेगा। राशन मिलने के बाद जब वो सारी जमा हुई तो बच्चों समेत सबके गुर्दे निकाल लिए। वो मरी हुई पड़ी हुई थी अंदर। वो तो जब बदबू इतनी फैली तो लोगों ने देखा कि जो बोरी गई है उसमें से खून क्यों निकल रहा है, तो उसमें तमाम गुर्दे थे। ये फैसलाबाद, ये रिकॉर्ड है 150 सॉरी, जिसमें बच्चे खवातीन सारे मिक्स थे। तो ये चीजें कि आजकल तो ये भी चांस से हो रहे हैं। असल में पाकिस्तान में जो स्कैम ज़्यादा पता है क्यों होता है, पाकिस्तान में लॉ नहीं है कोई सही, कोई स्ट्रिक्टली एक्शन नहीं लिया जाता। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप गलत करते हैं तो आपके खिलाफ जो सख्त कार्रवाई की जाए ना, तो मैं ये अगर ये कर रहे हैं, डॉक्टर साहब कर रहे हैं ना कुछ गलत, तो हम लोग डर जाएंगे। आपके पास पैसा है, देखिए पाकिस्तान जो है वो गरीब के लिए तो नहीं है, ऐसे ही है। पाकिस्तान जो है वो सिर्फ अमीर के लिए। कायदे आज़म ने कहा मैं जा रहा हूँ और अपनी तस्वीर छोड़ जा रहा हूँ, जहाँ कोई मसला हो वहाँ पैसे आगे कर देना। ठीक है, इसी तरह इतने सारे ब्रांड्स हैं, इतने बड़े नाम हैं जिसका मैं नाम अभी नहीं लूँगा, वो ऐसी जगह पे जो है वो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं जहाँ की ज़मीन क्लियर नहीं है, ऐसे ही है। और बेच देते हैं। और बंदा नस्ला टावर आपके सामने ही है, नस्ला टावर की बड़ी मिसाल उसके तो इतने स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स थे, लेकिन पाकिस्तान में उसके डॉक्यूमेंट्स बड़े स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन प्रॉब्लम इज कि यहाँ का लॉ स्ट्रॉन्ग नहीं था, दैट्स वाई उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ठीक है, इसी तरह बिल्डर का काम ये है कि बिल्डर ज़मीन लेता है लेकिन उसको क्लियर नहीं कराता। पहले बिल्डर उसको लेगा, उसको बेचेगा, उसके पैसे आएंगे तो वो आगे क्लियर करेगा, अदरवाइज वो छोड़ के
भाग जाएगा, जिसकी है। वजह से इंसान की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जो है वो चली जाती है, और फिर वो किराए के घर से जो बाहर निकलने के ख्वाब देख रहा होता है वो वापसी किराए के घर में महदूद होकर और इंतकाल फरमा जाता है। ठीक है जी। थोड़ा सा माइक का इशू बता दिया। अच्छा वो मुझे ये बताइएगा कि अब सेहतनामा के अंदर हमने जो सेहतनामा जो डॉक्टर अरसलान यूनुस के साथ है उसके अंदर हम उन तो हसास टॉपिक पर भी बात करेंगे जिसमें हम हकीमों की तरफ चले जाते हैं। अच्छा सम टाइम ऐसा प्रॉब्लम होता है विद सॉरी भाभी जी यू आर अ डॉक्टर तो हम थोड़ी सी ओपन बात मैं करूंगा कि अज़दवाजी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। सम टाइम वो प्रॉब्लम जो है वो आपकी फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होती, वो मेंटल प्रॉब्लम होती है। आपको मेंटली इतना स्ट्रेस होता है कि मैं एबीसीडी ये नहीं कर पाऊंगा, एबीसीडी मैं ये नहीं कर पाऊंगा, जबकि एक बेहतरीन गाइडर आपको बताता है। तो आप वही चीज जैसे कहते हैं ना कि जब आप पहाड़ सर करने चढ़ते हैं, कैसे चढ़ूंगा, बैकअप पे एक बंदा था, नहीं नहीं मैं भी चढ़ रहा हूं तुम भी चढ़ सकते हो, तो चढ़ जाता है बंदा पहाड़। तो इसी तरीके से हम हकीम की तरफ जाते हैं, वो ऐसे नजदीक ओए होए होए, वो इतना आपको डरा देता है कि बंदा पहले तो खुद फील करता है मैं मर्द भी हूं या नहीं हूं। तो मुझे ये बताएं कि जो नीम हकीम खतरा है या जो भी ऐसे हकीम बैठे हुए जाली मार्केट में, या वो एक आती है ना सावित्री में माई महबूब आपके कदमों में, तो ऐसे लोगों से बचने के लिए हमें किस तरीके से पता चलेगा? तो डॉक्टर अरसलान समटाइम मैंने ऐसा भी देखा कि डॉक्टर्स विद सॉरी मैं आप लोग दोनों डॉक्टर हैं लेकिन मैं डॉक्टर के सामने डॉक्टर की बात कर रहा हूँ कि ये तो मेरे मसला ही नहीं है ना, आप जाएं किसी और, अब बताते भी नहीं है कि किस डॉक्टर के पास जाएं, तो ये कैसे सही होगा? देखिए कुछ बीमारियां तो ऐसा लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है और दीवारों पे लिखी हुई है उनका इलाज। सही है। कितनी ज्यादा आप देखें ना, हर जगह दीवार पे मर्दाना कमजोरी का इलाज, मतलब अच्छा बेचारे लोगों के जहन में बन गया है कि मर्दाना कमजोरी का इलाज तो सिर्फ हकीम साहब के पास है, वो फकीर देंगे उससे ठीक हो जाएगा। ऐसे ही है। भाई डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? किसी भी किस्म की मर्दों की कमजोरी की या जेनेटल्स की मसाने की प्रॉब्लम्स है या टेस्टिकल्स की प्रॉब्लम है, उसके लिए डॉक्टर कहते हैं यूरोलॉजिस्ट, ठीक है। अगर कोई एनाटॉमिकल प्रॉब्लम है तो उसके लिए यूरोलॉजिस्ट उन डॉक्टर्स को कहते हैं। आप उनके पास जाके अपना मसला डिस्कस करें, और जो साइंटिफिकली चीज़ें, आप एक हकीम के पास जा रहे हैं, ठीक है, हकीम भी नॉलेज वाले होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन कुछ हकीम को एनाटॉमी नहीं पता। एनाटॉमी का मतलब है कि आपके मसाने के अंदर कौन सी शरीयान जा रही है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसमें क्या पैथोलॉजी है, उसके अंदर क्या बीमारी है, उनको बेचारों को पता ही नहीं। वो अपना एक चूरन उन्होंने बनाया होता है, वो सबको दे रहे होते हैं, ठीक है। वो भी उसमें भी हमारी एलोपैथिक की मेडिसिन अक्सर मिली भी होती है जो थोड़ा बहुत काम भी कर जाती है। आपको अगर कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम है तो उसके लिए यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, अपना मसला डायग्नोज करें कि आया मसला है भी या नहीं है। क्या आया आपको इरेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है या स्पर्म काउंट में प्रॉब्लम हो रही है? अलग अलग प्रॉब्लम होती है। सबसे ज्यादा कॉमन अगर आप पूछे ना, ये जितने भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के मतलब है कि मर्दाना कमजोरी वाले पेशेंट आते हैं, उनमें 80% सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के हिसाब Exactly. पूरी नहीं हो रही, आप स्ट्रेस में हैं, आपकी लाइफ स्ट्रेस में है। अब एक देखें, ओवर ईटिंग ऑफ फास्ट फूड है, ओवर आपके पार्टनर के साथ अच्छे ताल्लुकात ही नहीं है, तो आपकी मेंटल अंडरस्टैंडिंग होगी नहीं उसके साथ। दरअसल यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। और हमजा भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन इन किया। आपसे मैं ब्रेक के बाद मिलता हूँ, ठीक है, आपने वेट करना है। और इंशाल्लाह डॉक्टर अरसलान के साथ हम प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक देखते रहिए मुस्कुराते से बाबत जीशान सर। नाउ वेलकम बैक, और ये आखिरी ब्रेक है, इसके बाद हम चाहेंगे इजाजत। लेकिन सेहतनामा डॉक्टर अरसलान के साथ में जो रूहे रवां, जो उनके साथ कहते हैं ना कि शोल्डर से शोल्डर मिलाकर जो खड़ी हैं, सैयदा मरियम साहिबा जो इनकी मिसेज है। मुझे ये बताएगा भाभी, आई एम नॉट गोइंग टू कॉल यू डॉक्टर बिकॉज यू आर माय भाभी एंड भाभी इज अ मदर वर्ड, तो आई लव टू कॉल यू भाभी, ठीक है। तो जो भाभी की उम्र छोटी हो या बड़ी हो, भाभी माँ के बराबर होती है, तो माँ ही माँ होती है जबरदस्त। तो भाभी मुझे ये बताइएगा कि जैसे लड़के होते हैं ना बेचारे बुढ़े बुढ़े जल्दी हो जाते हैं, तो खवातीन में भी यही है, तो आपको एज रिवर्स कैसे करें कि आप 50 के हैं लेकिन आप 30 या 32-35 के लगें, ठीक है। और अगर आप 30-35 के भी हैं, 30 के अंदर भी हैं, लेकिन आप 50-60 के लग रहे हैं, तो उसको रिवर्स कैसे करेंगे? उसके लिए कोई फॉर्मूला? देखिए एज जो है ना, जो जिसको बायोलॉजिकल एज कहते हैं, वैसे रिवर्स तो नहीं हो सकती, क्योंकि लेकिन हम स्लो डाउन ज़रूर कर सकते हैं। बायोलॉजिकल एज ये होती है, एक तो हमारी क्रोनोलॉजिकल एज होती है जो हमारी बेसिक एज है, जो नंबर है, लेकिन बायोलॉजिकल एज ये होती है जो हम दिखते हैं, यानी कि हम उस तरह की लाइफस्टाइल मेंटेन करें या उस तरह की डाइट लें या ऐसे हम अपनी लाइफ को इस तरह से शेप करें ताकि हमारी एज कम दिखे या कम आगे बढ़े। तो एज बेसिकली रिवर्स नहीं की जा सकती, लेकिन एज को स्लो डाउन ज़रूर कर सकते हैं। आपके सामने बहुत सारे ऐसे आइकॉन्स हैं, जैसे एक्टर्स हैं या ऐसे बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं, कुछ फुटबॉलर्स हैं जो जितने एजड हैं लेकिन उतने लगते नहीं हैं। तो इंजेक्शन भी अच्छे वाले लगवाते हैं ना चेहरों पर। हाँ, तो इसी तरह हम अपनी एज को रिवर्स कर सकते हैं। इसके बेसिकली बहुत कुछ फ्यू फैक्टर्स हैं, जैसे कि डाइट एक नंबर 1 फैक्टर है। ठीक है। अच्छी डाइट लेने से, जिसमें हमारी फैटी फिश आती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हम वो लें तो उससे हमारी एज रिवर्स नहीं लेकिन स्लो डाउन हो सकती है।
दूसरा है एक्सरसाइज करना। ठीक है, एक्सरसाइज करें हम 3 आवर्स पर वीक मिनिमम, हम अपनी हरकत रखें तो हमारी एक्सरसाइज काउंट होगी। अदरवाइज तो लोग कहते हैं ना कि हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन वो एक्सरसाइज काउंट नहीं होती। मिनिमम 3 आवर्स पर वीक हम एक्सरसाइज करनी चाहिए। तीसरी है कि हम अच्छी नींद पूरी करें। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी नींद पूरी हो 8 घंटे की, 7 घंटे की मिनिमम। लेकिन इसका तो बेड़ा के इलेक्ट्रिक ने उठाया ना, वो नहीं निकलने देती, वो कहती है लाइट ज़्यादा जानी चाहिए। बिल्कुल। तो ये और पानी, हमें पानी जो है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है ना वो 90% पानी से बनी हुई है। हमारे बॉडी का हर सेल, जैसे ब्लड है, तमाम सेल्स को पानी की ज़रूरत है, स्किन को पानी की ज़रूरत है। तो पानी सबसे इम्पॉर्टेंट है। हम कितना पानी पीते हैं दिन भर में, कम से कम 8 से 12 गिलास हमें मिनिमम पानी पीना चाहिए। सही। ये और स्ट्रेस जो है ना वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो हमें एजिड कर देता है। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा, देखिए माशाल्लाह आपके बारे में मुझे कल पता चला जी जी। कि यू आर अ सुपर वुमन माशाल्लाह। यू आर डूइंग 3 एरियाज ओवर देयर, यू आर प्रैक्टिसिंग माशाल्लाह। 3 जगह पे बताया था ना आपने। उसके बाद आप बच्चों को भी खुद पढ़ाती हैं। आप कहती हैं मैं ट्यूशन नहीं भेजूंगी, मेरे बच्चे हैं, अरसलान साहब ये मेरे बच्चे हैं तो मैं उनको खुद पढ़ाऊंगी। जगत अम्मी हैं आप। तो मुझे ये बताएं कि उसके बाद आप खाने पकाने का, जब मैंने ये शो किया था तो उस पर भी आपने मुझे कहा कि भाई मुझे बहुत शौक है खाने पकाने का भी। तो मुझे मतलब हाउ कैन यू मैनेज? अल्लाह ताला ने हमें बनाया ही मल्टीटास्क करे। अगर हम मल्टीटास्किंग नहीं करेंगे ना फिर फ़ायदा ही कुछ नहीं। और लड़कियां तो मैं समझती हूँ, सिर्फ मैं नहीं, तमाम लड़कियां मल्टीटास्किंग। हम तो कोई काम भी कर रहे होते हैं ना तो दिमाग में चल रहा होता है दूसरा काम, बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ पे खाना पक रहा है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अल्लाह का शुक्र है, जब तक हाथ पैर सलामत रहें, आप अपनी काम करते रहें, सब चीज़ें करते रहें, अपने हाथ से करना। एक बचपन में कहानी सुनी थी ना, ओक ट्री होता है, वो झुकता नहीं है, तो जब तूफ़ान आता है वो गिर जाता है। और जो एक वीड होता है, जो एक घास, वो जिस तरह झुकती है और वो हमेशा के लिए वैसी रहती है, मतलब। तो इसी तरह आपको हम्बल रहना चाहिए, डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। तो आप जितना हम्बल हो, डाउन टू अर्थ, तो अपना काम अपने हाथ से करें, क्योंकि ये सबसे बड़ी नेमत है। अच्छा, मुझे एक सवाल हमारे मैनेजमेंट में से ही आया है कि 2 सवाल। एक तो डॉक्टर अरसलान आपके लिए है कि आपने डर्मेटोलॉजिस्ट को जरूर लेकर आना है, क्योंकि लोगों के आजकल ऑनेस्टली लड़कियों की शादियां रह जाती हैं, लड़कों की शादियां रह जाती हैं। अच्छा, लड़का कमाता कितना वो तो चले अलहदा बात है, इतना काला। अच्छा, वो बेचारा, आप एक फर्ज करें 80,000 भी बड़ी बात नहीं है, 1 लाख रुपए तो कुछ है ही नहीं, किराया और बिल में ही निकल जाता है। ठीक है, अब वो 1 लाख रुपए अगर कमा रहा है नॉर्मल जॉब से, तो वो गाड़ी तो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो बेचारा बाइक पे ही धक्के खाएगा, जिसका भी पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है। ठीक है, अब वो इतना काला हो गया उस बेचारे के, फिर रिश्ता ही नहीं होता। ठीक है ना। तो प्रॉब्लम ये है कि उसको कैसे हमने करना, तो आपने ऑथेंटिक और वो लोग लेकर आने जो कि कम प्राइसेस पे अच्छी चीजें दे रहे हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। एक अच्छा भाभी, एक सवाल ये आया है कि अगर किसी फीमेल को रिसेंटली हार्ट अटैक हुआ है, जी जी जी, मतलब अभी हार्ट अटैक हुआ और उसका बेबी, वो शी इज अ नर्सिंग मॉम, तो वो फीडिंग करवा सकती है उसको? फीडिंग करवा सकती है बिल्कुल। असल में ये कि हार्ट अटैक हुआ है तो उसकी एक कुछ टाइम पीरियड होता है, उसमें उसने प्रॉपर मेडिसिन ले लिए हैं, उनकी अगर एंजियोप्लास्टी हो गई है उनकी, अगर या जो भी उनके ट्रीटमेंट है, अगर कोई 2 किस्म के हार्ट अटैक होते हैं, एसटी एलिवेशन एमआई होता है, एक नॉन एसटी एलिवेशन एमआई होता है, उनकी ट्रीटमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, फिर वो फीडिंग करवा सकती हैं, क्योंकि फीडिंग करवाने में आपको एक्सर्शन हार्ट के बेसिस पे नहीं होता है, तो फीडिंग करवा सकते नहीं, हैं। मतलब वो कहते हैं ना, कुछ ड्रग लोगों का का कहना है पूछना ड्रग का, चाह रहे हैं, ड्रग को क्योंकि आपने जो इंजेक्शन खाई है तो तो वो ये बच्चा है। बहुत छोटा है, महीने 2 का है, तो ये है कि हमारे पास कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिसको हम बच्चों के लिए बिल्कुल नासाज कर देते हैं। तो अगर ऐसी ड्रग्स ले रही हैं वो, जिसमें कुछ खास मेडिसिन आती हैं ब्लड प्रेशर लो करने की भी, तो फिर हम उनको कहते हैं कि आप फीड ना करवाएं। फिर उसके लिए तो मिल्क्स और सप्लीमेंट्स कुछ मौजूद हैं। मेडिसिन ऐसी होती हैं कि जो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर सिक्रीट होती है ना, Secrete होती हैं, तो जी। वो आप मेडिसिन नहीं दे सकते। ये सिर्फ हार्ट अटैक के लिए नहीं है, ये सारी मदर्स के लिए हैं। कुछ मदर्स को पता नहीं होता कि ये बच्चे के लिए नुकसानदेह, और ये जो मेडिसिन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारे कुछ एक रंग गोरा करने वाली क्रीमें आती हैं, एक्नी की क्रीम आती है ना, वो बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह होती है। फीमेल्स हमारी जो होती हैं वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी वो क्रीम लगा रही होती हैं एक्नी की, या उसकी मेडिसिन ले रही होती हैं, या कोई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन आती हैं जो कि बच्चों के लिए नुकसानदेह होती हैं। तो ये कुछ चीज़ बहुत antibiotics इंपॉर्टेंट भी होती आती है। हैं। एंटीबायोटिक, आप बोलते हैं गला खराब हुआ या कोई पेट खांसी खराब हो हुआ, गई। खांसी नजला हुआ, उनको प्रेगनेंसी पता ही नहीं है, वो मेडिसिन लेनी है उन्होंने। तो 2 चीजें आपने देखनी होती हैं कि एक तो टेराटोजेनिक तो नहीं, टेराटोजेनिक वो मतलब है कि वो बच्चे के लिए नुकसान तो नहीं है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और उसमें भी क्लासिफिकेशन होती है कि पहला ट्राइमेस्टर मतलब पहले 3 महीने, अगले 3 महीने और आखिर के 3 महीने। कुछ मेडिसिन ज्यादातर पहले 3 महीने में मना होती है कि ये आपने इस्तेमाल नहीं करनी,
कुछ मेडिसिन हम आखिरी महीनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सी हमारी कार्डियक की पेशेंट जो होती हैं खून पतला करने वाली दवाइयाँ इस्तेमाल कर रही होती हैं, जो कि बच्चों के लिए बहुत मुज़र होती हैं। तो उसके लिए फिर उनको आप प्रॉपर ये दवाई लेनी पड़ती है कि पहले 3 महीने का क्या प्लान है, अगले 3 महीने का क्या प्लान है और आखिरी 3 महीने का क्या प्लान है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि बच्चे के लिए नुकसान दे और ब्रेस्ट मिल्क के अंदर वो दवाई सिक्रीट तो नहीं, और ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये मतलब अगर बीइंग कार्डियोलॉजिस्ट आप भी कार्डियो सेक्शन से, आप भी कार्डियो से हैं, तो ये आपसे फिर फीमेल आकर पूछती हैं या बिल्कुल, और बताते हम हैं? खुद बिल्कुल, ये- बताते हैं, बिल्कुल बताना जरूरी है बिल्कुल। कि इसको खुद एडवाइस करना चाहिए। हमारे पास क्या होता है, ज़्यादा जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है ना, वो हमें स्पेशल कंसर्न के देती हैं कि डॉक्टर साहब ये मेडिसिन ले रही थी ब्लड प्रेशर की, लेकिन अब इनकी प्रेगनेंसी है तो ये अब मेडिसिन लेंगी या इनकी चेंज होंगी, या अब ये फीडिंग मदर हैं तो अब इनको जो मेडिसिन, ज़्यादातर फीमेल्स होती हैं वो धड़कन कंट्रोल करने की दवाई ले रही होती हैं या ब्लड प्रेशर की दवाई ले रही होती हैं, जो कि पहले से ले रही होती हैं, तो वो दवाई हमें चेंज करनी पड़ती है। अच्छा डॉक्टर अरसलान, एक चीज़ और भी ये कही की जा रही है, मतलब जो जो चीज़ें देख रहे हैं लोगों करें, तो आपको और भाभी जी को कंबाइन एक वेंचर पे बैठना चाहिए जहां पर अगर कुछ फीमेल्स ऐसी आती हैं जिनका मेल के साथ भी प्रॉब्लम है, फीमेल के साथ भी प्रॉब्लम है, और कुछ पर्देदार ऐसी आती है जो नहीं बात करती खोल के, तो वहां पर आप बैठी हैं, आप बैठे हैं, भाभी भी साथ बैठी हैं, अब आपने बात की, ठीक है, वो आराम से भाभी के पास जाएं कि मुझे ये मसले हैं, मैं इसके ऊपर क्या कर सकती हूँ। तो एक जॉइंट वेंचर, नहीं, तो हम ऐसे आपका जो करते- क्लिनिक है उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा कि वो क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में देखिए, बताइए। मैं जो है मॉडर्न हॉस्पिटल में होता हूँ डेली, और इसके अलावा इवनिंग में जो है ताज कंसल्टेंट क्लिनिक है, 4 to 6 में वहाँ प्रैक्टिस करता हूँ, और मॉर्निंग में 8 to 4 जो है वो मॉडर्न हॉस्पिटल में प्रैक्टिस नहीं, लेकिन अब एक कोई कंबाइन ऐसा हो कि जहां भाभी और आप साथ बैठ कर भाभी करें। और मैं साथ जो है वो ताज कंसल्टेंट क्लिनिक में बैठते हैं, दोनों के दोनों। हमारी जो है वो टाइमिंग सेम है? टाइमिंग भी है, उसमें ज़्यादातर ऐसा होता है ना, कोई फीमेल आती है तो ये मैं इनके पास रेफर कर देता हूँ, क्योंकि एक ही हॉस्पिटल है, एक ही जगह, और अगर कोई इस तरह के आते हैं कि मेल पेशेंट आते हैं जो कि कंफर्टेबल नहीं होते बात करने में, तो ये फिर मेरे पास रेफर कर देती हैं। तो ये गुलशन चौरंगी पे वाकई ताज कंसल्टेंट क्लिनिक, तो वहाँ पे हम दोनों साथ ही प्रैक्टिस करते हैं। साथ प्रैक्टिस करते हैं। टाइमिंग्स है कहीं अलग अलग है टाइमिंग्स भी? टाइमिंग्स कुछ अलग है, लेकिन वो हम कुछ चेंजेस कर लेते हैं जब ऐसे कोई पेशेंट्स होते अच्छा, हैं। फर्ज करें, अब एक चीज है, एक सवाल और भी मैंने आपसे पहले कहा कि मैं सब ऊट पटांग सवाल करूंगा क्योंकि आवाम देख रही है, जी, ठीक जी, है। बिल्कुल। अब आपकी फीस और आपकी फीस सेम है या ऐसा है कि उन्होंने आपकी फीस पे कर दी फीमेल ने, ठीक है, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं है कि मैं गहराई से बात नहीं कर सकती है, मैं जो, तो वो आप उनको शिफ्ट करेंगे या फीस उनको दोबारा पे देखिए, करेंगे? एक चीज इंपॉर्टेंट है कि कोई भी जरूरतमंद मरीज है वो आए मेरे पास ओपीडी में, कहेंगे जी मैं फीड अफोर्ड नहीं कर सकता, हम फीस छोड़ देते हैं, वो ऐसी परेशानी की बात अच्छा नहीं, एक बात मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक बात मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे। देखिए डॉक्टर अरसलान या अरसलान भाई, हमें जब चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है ना, तो वी मेक इट ग्रांट फॉर ग्रांटेड लेते हैं हम इसको। मुझे ये है कि आपकी फीस 500 रुपए मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, अब उन्हें 200 रुपया दें, वो 200 रुपया जब देंगे तो वो दवाई भी खाएंगे, वो आपकी बात को मानेंगे भी। मैं किसी को यहाँ पे किसी की हक तलफी नहीं कर रहा, लेकिन ये वाली चीजें आप वही 200 रुपया बाद में आने के बाद आप उनको एबीसीडी का पता है, ये उनके लिए बहुत जरूरी है, वो 150 का है वो आप उनको दे दें, हाँ, बिल्कुल तो सही। इस तरीके से भी आप मदद कर सकते हैं। लेकिन वो 200 रुपया आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके लिए कि मैंने भाई पैसा देकर आया, तो ये नहीं बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऐसे नहीं कि मरीज बेचारे के पैसे नहीं है और अपना को दिखा नहीं पा रहे, तो ऐसे सही नहीं है ना। आपकी जो भी तकलीफ है आप डॉक्टर के पास एटलीस्ट जाएं, और फीस किसी को ज़्यादा नहीं होती। सेहत से बढ़ के देखें, सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ दुनिया में आपकी सेहत है। जितनी भी पैसा है ना, सारी चीज़ें वो एक तरफ, अगर आपकी एक आंख में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसके लाखों करोड़ों रुपए लग सकते हैं, लेकिन वो आंख आपकी रिपेयर नहीं हो सकती। गुर्दों का फंक्शन है, कितने पेशेंट हमारे पास यंग एज में आजकल हम देख रहे हैं कि आ रहे हैं कि जी गुर्दों में काम करना छोड़ दिया और डायलिसिस पे आ गए, तो सारा पैसा सारी चीज़ें सब वो एक साइडलाइन हो जाती हैं। तो जो सेहत है ना, सेहत के लिए सबसे ज्यादा आप एक वक्त की रोटी ना खाएं लेकिन दवाई जरूर खाएं। मैं तो सबको ये कहता हूँ कि देखो अगर नहीं है तो आपने दवाई लेनी है, भले आप एक वक्त की मील स्किप कर दे तो भी मसला नहीं, लेकिन दवाई जरूर इस्तेमाल बिल्कुल। और करें। एक चीज़ और मैनेजमेंट की तरफ से भी कि डॉक्टर अरसलान से ये कहना है कि अब आपने जो टेस्ट जो एक तो बहुत बड़ी बड़ी है नहीं, नॉर्मल में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, ठीक है। भाभी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आपने भी हमें रिकमेंड करना है और आपने भी कि जो आपके तवज्जुह से लोगों को सस्ते टेस्ट कर दें, बिल्कुल, ठीक है। तो ये चीजें भी हमने करनी, चीजें बहुत अच्छी अच्छी इसको सामने, मतलब आई डोंट फील कि मैनेजमेंट टेकिंग दैट टाइप ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन वो ले रही हैं और वो साथ साथ चीजें बता रहे हैं कि हमें ये चीजों पर काम करना है। लेकिन सेहत नामे का ना बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो आम आवाम है ना, जो बेचारे एक तो डॉक्टर के पास जाने से लोग डरते हैं, पता नहीं क्यों। एक लोग हैं कि हकीम के पास चले जाएंगे, डॉक्टर का जाने पता नहीं कितने पैसे ले लेगा, पता नहीं किस तरह बात करेगा। कुछ माजरत के साथ डॉक्टर का रवैया भी इस पेशेंट से इस तरह होता है ना कि वो बेचारे जाते हुए डरते हैं, बात कर डरते हैं। मेरे पास कितने मरीज आएंगे जो घबराते हुए आएंगे, मैं समझ जाऊँ, मैं कहूँ देखो पहले बैठो, मैं उनसे पूछता हूँ अच्छा क्या काम करते हो, अच्छा कहाँ रहते हो।
यकीन करें 30 सेकंड या 1 मिनट में उनको देता हूँ तो वो इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं बात करने में, फिर वो अपनी खुल की बीमारी बता रहे होते हैं। ये जो हकीमों के पास जाते हैं, जो पीरों के पास जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ आपकी स्टोरियां सुन रहे होते हैं बेवकूफ़ी की, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। पीर से तो यही पीर है, से पीर होता से है कोई ना। लड़की का नाम है वो फिर निकाल लेंगे, बस। ये वो उसने तावीज़ किया तुम पे। तो इसी वजह से मेरा मेन कॉन्सेप्ट ये कि आप हमें मैसेज करें, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ये नंबर प्रोवाइड करेंगे, उस पर आप मैसेज करें हमें कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, हम उसका आपको सॉल्यूशन बताएंगे कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसको आपके इस डॉक्टर के पास जाना है। कुछ बेसिक हम आपको टेस्ट बताएंगे जो कि आपने 6 महीने पे या 1 साल में कराने के होते हैं कि भाई ये टेस्ट जो है ना अपनी हेल्थ देखने के लिए, कि देखिए कोई भी चीज़ होती है ना, फालिज एकदम से नहीं हो जाता, हार्ट अटैक एकदम से नहीं होता, आपके अंदर स्लोली स्लोली जो चीज़ें हैं ना वो चल रही होती हैं, आपको पता नहीं हो रहा होता। बॉडी इन्फ्लेमेशन हो गई है, शुगर बढ़ गई है, कितने अभी पिछले हफ्ते की बात है, खातून ने पास उनके ये अंगूठे के अंदर इतना बड़ा दाना निकला हुआ था। अब मैंने देखा, मैंने कहा यार इतना बड़ा दाना अंगूठे में कैसे निकल सकता है ना। मैंने कहा शुगर टेस्ट कराओ, शुगर टेस्ट कराई तो शुगर का एक ऑथेंटिक टेस्ट होता है, कहते हैं HbA1c, जो पिछले 3 महीने की आपकी एक एवरेज शुगर बताता है। वो उनका आया 11 का मतलब है कि उनकी शुगर बहुत बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी, मतलब कई गुना ज्यादा बढ़ी हुई थी ना। तो वो उस दाने की वजह से, मैंने कहा अल्लाह का शुक्र भेजो कि इस दाने की वजह से आपको पता चल गया कि आपकी शुगर का मसला था, वो आपने ट्रीट कर लिया, वरना ये दाना नहीं होता कल को हार्ट अटैक हो जाता, कल को फालिज हो जाता। तो ये देखना बहुत जरूरी है, ब्लड प्रेशर चेक करना, बेसिक चीजें हैं शुगर कोलेस्ट्रॉल का, वो एक अलार्मिंग होते हैं, उस टाइम पे लोग निगलेक्ट कर रहे होते हैं। कितने पेशेंट ऐसे आते हैं, फकर ये बताते हैं डॉक्टर साहब 2 डब्बे सिगरेट के पी लेता हूँ। अब ये 2 डब्बे जब सिगरेट के पी रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आपको लग रहा है कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन वही हाथ जब एक दफा सिगरेट पीने के लिए उठेगा नहीं ना फालिज के बाद, ठीक है ना, तो वो फिर आपको पता चल जाएगा कि कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है। और वैसे भी एक चीज और होती है कि आप जब हाथ चल रहा है, भाभी ज्यादा बेहतर बताएंगी इसका, कि जब हाथ चल रहा है ना तो आप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वही हाथ और टांगे जब उठने के काबिल नहीं रहती तो आप बोझ बन जाते हैं दुनिया के लिए। तो उस बोझ को कम करने के लिए और दुनिया में अपनी एग्जिस्टेंस को रखने के लिए आपको जो है वो चीजों को करना है। यहाँ ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक से वापस आकर, क्योंकि 10 मिनट पर हमारे पास मजीद रह जाएंगे और फिर हम प्रोग्राम से आपसे चाहेंगे इजाजत। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा कि सेहतनामा में आपका जो भी प्रॉब्लम है, आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको मेन प्रॉब्लम है, फीमेल प्रॉब्लम है, आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, मेल को प्रॉब्लम है, क्योंकि आजकल का प्रॉब्लम ये है कि बीइंग अ होस्ट मैं ये बात करूं कि लड़की के तो हम टेस्ट करवा लेते हैं, लड़के से अगर बात करें तो लड़के की मां खड़ी हो जाएगी, मेरा बेटा तो बिल्कुल फिट है, फिट है तो घोड़ी चढ़ा ना भाई, घोड़ी चढ़ना इस बात की जमानत नहीं है कि वो मेडिकली भी फिट है। अगर मेडिकल कोई इश्यूज है, प्रॉब्लम है, तो उसको घर पे सॉल्व करें, क्योंकि जब वो घर पे सॉल्व होंगे, मियां बीवी के दरमियान सॉल्व होंगे, तो लोगों को नहीं पता चलेगा। और बेहतरीन जिंदगी गुजारने का यही राज है कि आपको बेहतरीन डॉक्टर मिले और आप जिंदगी में आगे जाएं। सेहतनामा के साथ हम इंशाल्लाह इन चीजों को आगे लेकर चलेंगे। यहाँ पर एक ब्रेक, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान है सर। वेलकम बैक। और अब हम डॉक्टर अरसलान को हमने भेज दिया, छुट्टी पे चले गए, अब हम भाभी जी के साथ है, ठीक है डॉक्टर अरसलान, छुट्टी। अच्छा जी, यहाँ पे मुझे बताएगा कि 3 बीमारियां जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है और जो चीजें हमें सामने आई, जिसमें सबसे पहले हार्ट बीट का तेज हो जाना, बार बार गले में रेशे के पीसेस का फंसना। अच्छा, क्या ये रेशे के पीसेस का फंसना इटसेल्फ एक है कि आपको थ्रोट कैंसर है या नहीं, एक चीज, और तीसरी चीज साइकिल डिस्टर्ब। जी, सबसे इंपॉर्टेंट है पहले तो आपने कहा पैल्पिटेशन ना, पैल्पिटेशन की सबसे ज्यादा शिकायत हमारे यहाँ लड़कियों को होती है, चक्कर आना, घबराहट आना, चक्कर आना। एक तो या तो पानी कम पीना, उनके अंदर ब्लड की मिकदार कम होती है, कमज़ोरी होना, अच्छा खाना पीना नहीं, जो निचले दर्जे में जो होता है कि लोग इतना अच्छा डाइट नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से विटामिन सफिशिएंट नहीं है उनके अंदर, डिफिशिएंट हैं सब चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ों की वजह से एनेमिक है, एनेमिक सबसे बड़ी एक वजह है, खून की कमी होना, तो उसकी वजह से उनको चक्कर आते हैं, पैल्पिटेशन होती है और इसकी वजह से घबराहट महसूस होती है उनमें। ऐसी बहुत सारी फीमेल्स आती हैं। इसके अलावा थायराइड का एक इशू है, जो आपने रेशा पूछा, ये भी एक ख़ास एक प्रॉब्लम है आजकल की, जो फीमेल्स में भी होती है, बड़ी उम्र में भी होती है, कि बेटा रेशा गिरता है, जब लेटते हैं तो रेशा गिरता है, बात करते करते आवाज़ रुक जाती है जी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और थायराइड का एक बहुत बड़ा मसला है, जो कि हमारी फीमेल्स की बहुत सारी बीमारियों की वजह बनता है, जैसे कि उनकी साइकिल्स डिस्टर्ब हो जाती हैं, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उनका डिप्रेशन में आ जाना, और बहुत सारी चीज़ों की वजह बन जाती है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइएगा कि एक फीमेल है, मेनोपॉज प्रॉब्लम है। अच्छा, मेनोपॉज का एक तो एज क्या है, अगर वो वक्त से पहले हो गई है और ख्वाहिश है बीवी और मर्द की, यानी मियाँ और बीवी की, कि अब इसको हम मतलब मेनोपॉज हो गया, सब ओके, डन, खत्म, लेकिन अब उनको 4-5 साल बाद उन्होंने कहा कि नहीं, एक बेबी और होना चाहिए, तो क्या ये साइकिल दोबारा रिवर्स होता है या नहीं होता, या खत्म तो खत्म? नहीं, मेनोपॉज ये है कि ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, और ये एज टू एज, वुमन टू वुमन, पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है।
ये लेट 40s से अर्ली 50s तक के दरमियान एक टाइम पीरियड होता है जिसमें औरत इस तरह के साइक्लिकल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस और एक मेंटल चेंजेस से गुजरती है, जिसे मेनोपॉज कहते हैं। ये रिवर्स नहीं हो सकती, और अगर एक दफ़ा मेनोपॉज हो गया तो दोबारा स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो स्टार्ट हो गया तो उसकी वजह से ओवेरियन कैंसर्स, वेजाइनल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर्स की वजह बन सकता है। ठीक है। और इसको हम डिले भी नहीं करते, लेकिन मेनोपॉज के कुछ सिम्टम्स को कम कर सकते हैं। उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट्स आते हैं, कुछ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ आती हैं जो दिए जाते हैं, जिससे मेनोपॉज के सिम्टम्स को कम किया जा सकता है। बहुत सारी फीमेल्स मेरे पास आती हैं जिनको हॉट फ्लैशेस होते हैं। ये सबसे कॉमनेस्ट फैक्टर है जो सुन रहे हैं, क्योंकि हॉट फ्लैशेस क्या होते हैं कि अचानक से पसीने आ जाना, अचानक से बैठे बैठे गर्मी लग जाना, या अचानक से कुछ दिल को कहते हैं जकड़ लिया है कुछ, तो इसको कहते हैं। ये ख़ास तौर पे एक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। मेनोपॉज़ल एक ख़ास सिम्टम है जिसको कंट्रोल किया जा सकता है कुछ ख़ास मेडिसिन लेके। बाकी ये नॉर्मल साइक्लिकल चेंजेस हैं, जिस तरह से प्यूबर्टी स्टार्ट होती है इसी तरह से मेनोपॉज़ल सिम्टम्स आते हैं, और इसको हम नॉर्मल लेके चलें, इसकी बाकायदा एडवाइस दें, इसकी बाकायदा इसके बारे में तालीम दी जाए, तो ये बहुत अच्छे से केयरफुली कंट्रोल क्योंकि किया जा डॉक्टर सकता सरान से है। जब मेरी कल रात बात हो रही थी तो मैंने इस चीज पे मैंने एकदम से पोस्ट आई तो मैंने उसको पढ़ा ना, तो फिर मैंने कहा जब भाभी जी आ रही हैं तो हम पूछ सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं कि मेनोपॉज हो गया उसके बाद तो एक्सपेक्टेशन के जो बाद चांसेस खत्म हो नहीं, गए, तो बिल्कुल। आईवीएफ के थ्रू हो सकता है या तब भी वो नहीं? भी उस दौरान हो सकता है अगर मेनोपॉज से पहले हम अपने सेल्स जो हैं, ओवम्स जो हैं या एग्स जो हैं उसे सेव करवा लें, और जो आजकल हो रहे हैं, आजकल बहुत सारी जगहों पे लोग, लड़कियां जो हैं वो अपने सेल्स या ओवम्स जो हैं वो सेव करवा रही हैं, ताकि आफ्टर 10 इयर्स अगर उनको बेबी प्लान करना है तो आपका वो हेल्दी सेल जो कि अभी नॉर्मल इसमें है वो सेव हो जाए, और उससे आईवीएफ हो सकता है, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन ठीक वो है। हो जाती है। लेकिन मेनोपॉज के बाद नहीं हो सकता। नहीं हो सकता मेनोपॉज के बाद अच्छा, ये क्योंकि ये भी फिर मैं विद सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, एक हकीम साहब ने लिखा था कि ऐसा हो जाए तो मैं ये कर देता हूँ। हकीम अच्छा, साहब इसमें तो एक चीज़ है सब ना कुछ कर इम्पोर्टेंट सकते है हैं। कि ना ये ज़्यादा, क्योंकि बहुत डिटेल एक टॉपिक है, ये गायनाकोलॉजिस्ट आपको जो है ना बेहतर, ज़्यादा बेहतर, डिटेल से हाँ। बता तो सकते ये हैं आपकी जिम्मेदारी कि हाँ कि हम किसी गायनाकोलॉजिस्ट इंशाल्लाह लेकर आएंगे कि ये जो मेनोपॉज के बाद अगर कोई प्रेगनेंसी, तो वो दे आर द स्पेशलिस्ट, वी आर द कार्डियोलॉजिस्ट, तो इतनी ज़्यादा हम इस चीज़ की एक्सपर्टीज नहीं, क्योंकि कोई काम होता है जो प्रैक्टिकली किया हुआ उसमें ज़्यादा आपको एक्सपर्टीज होती है कि ना। आज तो ये क्या हम नॉलेज, आज न्यू रिसर्च किया है, गायनाकोलॉजिस्ट इंशाल्लाह हम एक प्रोग्राम में इनको रुजू करेंगे, तो वो आपको ज़्यादा इससे रिलेटेड सिम्टम्स और ये प्रेगनेंसी रिलेटेड जो एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉमन मैं भी देख रहा हूँ, डॉक्टर साहिबा भी देख रही हैं, कि ओवर वेट अगर आप हैं ना, ओवर वेट वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है इनफर्टिलिटी का, प्रेगनेंसी ना यंग एजेस में। यंग एजेस में फीमेल्स जो है उनका वेट बहुत ज़्यादा है और वो उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो वो एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है, और उसका मेन कॉज अक्सर और बेशक खाना पीना नहीं होता, थायराइड की प्रॉब्लम होती है ना, कि उनको हाइपोथायराइड होता है, उससे उनका वेट बढ़ा होता है, और उसकी वजह से जो है ना वो परेशान होती है कि जी प्रेगनेंसी। अच्छा, वो टेस्ट सारे हो रहे हैं, इस चीज़ पे ज़्यादातर लोग ध्यान ही नहीं देते या काउंसलिंग करते कि भाई आपका वेट ज़्यादा है। वेट ज़्यादा है मतलब आपके अंदर फैट ज़्यादा है, और जो एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन जो होता है ना हार्मोन, जो हमारे साइकिल्स में होता है, 3 किस्म का होता है, एक होता है एस्ट्रोन, एक होता है एस्ट्रियोल और एक होता है एस्ट्राडायोल। एस्ट्रोन जो होता है हमारा, वो हमारे फैट्स के अंदर पाया जाता है, जो जिसमें जो फैट होता है। एस्ट्रियोल जो होता है वो प्लेसेंटा, जो बच्चा बनाने में हेल्प करता है, और एस्ट्राडायोल जो होता है हार्मोन, वही हमारी ओवरीज से आ रहा होता है, जिसे एग्स कहते हैं फीमेल के ना। तो अगर इसमें आपका एस्ट्रोन का लेवल बढ़ा हुआ होगा तो आपकी डेफिनेटली साइकिल डिस्टर्ब होंगी और वो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम कर रही होती है। ये वो चीज़ें हैं जो बेचारी इजीली मिस हो रही होती हैं, इस पर बात नहीं कर रहे होते लोग, जो है ना उस पर काउंसलिंग कर रहे होते हैं, इस पर वर्कअप नहीं करते। खून के नॉर्मल टेस्ट कराए जा रहे हैं, सीबीसी करवा, जिसको भी मसला सीबीसी करवा, सीबीसी बेसिक टेस्ट लोग कराते हैं ना, लेकिन वो इस पर नहीं बात करते भाई तुम्हारा वेट ज्यादा है, अपना वेट कम करो तो प्रेगनेंसी चांसेस। आपने ये कॉमन देखा होगा, हमारे जो मेड्स हैं, हमारे घर में जो मेड्स आती हैं, उनके 8-8, 9-9 बच्चे हैं, क्योंकि पूरा दिन बेचारी वर्कआउट कर रही होती हैं, ठीक है, और पतली दुबली स्मार्ट होती हैं, उनके बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा हो रही होती है। लेकिन जो हमारे खातून जो आप देखेंगे इनका वेट ज़्यादा है, तो उनको प्रेगनेंसी के लिए प्रॉब्लम हो रही होती है। सेकंड, एज फैक्टर भी आजकल एक ट्रेंड सा आ गया है कि बहुत लेट मैरिजेस फीमेल्स में हो रहे हैं। अब आप जब लेट मैरिज करते हैं तो डेफिनेटली साइकिल्स में हर चीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, तो लेट मैरिज में भी फिर वो प्रेगनेंसी चांसेस कम हो जाते और हैं। भी बर्थ डिफेक्ट्स होना और क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज होना लेट मैरिजेस में। अच्छा, लेकिन अगर फीमेल का, क्योंकि हमारे 5 मिनट रह गए, तो मुझे ये बताएगा कि फीमेल की अगर किसी की 40 या 41 में शादी हो रही है भाभी, तो क्या वो पहले गायनी से मिलें कि मेरे साथ कि मेरी शादी लेट हो गई, क्योंकि नेचुरली जो शादी भी कर रहा है उसको भी औलाद की जरूरत है, दोनों को औलाद की जरूरत है ना, क्योंकि कहते हैं शादी के बाद फिर एक तोहफा औलाद ही होती है, जैसे आपके माशाल्लाह घर में 3-3 फूल है माशाल्लाह। तो अगर फीमेल 42, 43 की है तो क्या आप एडवाइस करेंगे कि वो गायना के पास पहले जाएं, अपना मुआयना करवाएं, ताकि
अगर वो मर्द कहते हैं ना कि आपको फिर करके वो औलाद के लिए दूसरी शादी भी करता है, तो इस तरह आपके लिए नुकसानदेह, तो क्या कहेंगी इस बारे में? जी जी बिल्कुल, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनसे आप रुजू करें, उनसे मालूमात हासिल करें। और दूसरा ये कि एग्स उस वक्त भी सेव हो सकते हैं, क्योंकि उस वक्त तक आपको मेनोपॉज नहीं हुआ, तो आपकी औलाद तो हो सकती है। जब तक आपको मेनोपॉज नहीं होता तो आपकी औलाद हो सकती है। उसके लिए बहुत सारी, माशाल्लाह अब तो बहुत लेटेस्ट टेक्निक्स आ गई हैं और बहुत सारी, तो उसमें आप बिल्कुल बच्चे हो सकते हैं, आपकी सब चीज़ें हो सकती हैं। आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, अच्छे मशवरे करें, बिल्कुल हकीमों से और इन सब चीज़ों से दूर हैं, क्योंकि उनके पास तो एक ही दवा है जो सबको दे देते हैं, रंग बदल देते हैं बस। हाँ बस। किसी में क्या है कि अच्छा जी, एक वाइंड अप की तरफ हम जाएंगे और मैं फिर बताता चलूं, सेहतनामा विद डॉक्टर अरसलान, ये सेहतनामा आप देख सकेंगे डॉक्टर अरसलान के साथ। अगले वीक से रेगुलर एक प्रोग्राम होगा जिसमें मेरे साथ बैठे होंगे और हम चीज़ों को किस तरीके से लेकर चलेंगे वो इंशाल्लाह आप ज़रूर देखिएगा। और आपकी फीडबैक का हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि तमाम चीज़ों को बेहतर से बेहतरीन बनाना। हम बेहतर शुरू करते हैं, बेहतरीन आप बनाते हैं, तो आपकी राय की हमें बहुत ज़रूरत है। एक मिनट में मैं आपसे पूछूंगा बेहतरीन जिंदगी गुजारने का राज। देखिए, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए कि आप खुश करें, स्माइल करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, अच्छी ग़िज़ा खाएं, अच्छी स्लीप करें, ज़िंदगी में जितने भी स्ट्रेस है ना उसको दूर कर दें। बाज़ दफ़ा आपकी छोटी छोटी चीज़ों के फ़ायदे के चक्कर में आप बड़ा लॉस कर रहे होते हैं, आपको पता नहीं चलता। एक्स्ट्रा लोग जो है ना नाइट की जॉब्स कर रहे हैं कि अभी थोड़ा सा हमें ज़्यादा फाइनेंशियल हो जाए, या कोई एक्स्ट्रा चीज़ों में पड़े हुए, किसी दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। ज़िंदगी को एंजॉय करें, स्माइल करें, वॉक करें, अच्छी ग़िज़ा खाएं, खुश रहें। जबरदस्त। और जरूरी नहीं ड्रैगन फ्रूट खा के आप खुश रह सकते हैं, आप बेर खा के भी खुश रह सकते हैं। जी भाभी, मेरी तरफ से सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सेहत वो एक अनमोल दौलत है जिसका एहसास हमें जब होता है जब वो हमसे छिन जाता है। क्या बात। तो काइंडली अपने आप अपनी बहुत केयर करें और ज़िंदगी को सिंपल रखें, ना किसी शोशाह में पड़ें, क्योंकि जितनी सिंपल जिंदगी होगी उतनी आसान होगी और उतनी अच्छी गुजरेगी। और माशाल्लाह मैंने एक चीज देखी आप लोगों के घर भी मैं जब आया कि माशाल्लाह बीइंग अ डॉक्टर होता है, ठीक है ना, तो बड़ी आप लोगों की सिंपल लाइफ है। मतलब आप लोगों ने कोई नहीं कि पहले यहाँ आए सैनिटाइज करें, फिर वो इस वाले पानी में हाथ डिप करें, फिर उधर नैपकिन से साफ करें, फिर बात करते हुए मास्क पहने। आप लोग बड़े घरेलू माहौल वाले हैं। मतलब जिंदगी को जितना आप, असल में लोग ना एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा केस में लग जाते हैं कि आप ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये वाली गाड़ी ले लें। लेकिन जितनी जिंदगी को आप सिंपल रखेंगे ना उतनी आपकी जिंदगी अच्छी। जितनी भी आपको ये फैंसी चीज नजर आती है ना कि मैं एक नई गाड़ी ले लूं, ये लोगों को शौक होता है मैं नया ये किस कर लूं, वो आपको एक ज्यादा से ज्यादा मैं बता रहा हूँ 1 महीना 2 महीना खुशी देती है। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। जैसे नया मोबाइल आता है कुछ दिन की कोई खुशी भी नया देता है, मोबाइल, अपने हाँ, बस वो एक वक्त, उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस खत्म। उस चक्कर में अपनी लाइफ को आप इतना ज्यादा डिस्टर्ब किए हुए, अपने आप को परेशान किए हुए, हर्डल्स आपने अपने लिए की हुई हैं, तो उसमें नहीं ना, अपने जिंदगी को जो भी है उसमें अल्लाह का शुक्र भेजें, खुश रहें, अपने पेरेंट्स के साथ जो गोल्डन टाइम है वो स्पेंड करें, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें और खुश बच्चों के रहें। साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि ये बिल्कुल। आपकी वो दौलत है जो बाद में मुस्तकबिल में आपका साथ, जितना हम अच्छा टाइम बच्चों को देंगे बच्चों को वही याद रहेगा, वही रिफ्लेक्ट करेंगे, वही मेमोरीज होंगी, और वो बाद में हम जब बूढ़े होंगे तो हमें वही मिलेगा। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों को ज्वाइन करने का। और एक चीज़ मैं बताते चलूँ कि सेहतनामा डॉक्टर अरसलान के साथ आप देख सकेंगे, हमजा भाई के साथ हम देख सकेंगे कि हम अपने आप को कैसे सिक्योर करेंगे, और अली हैदर भाई के साथ हम देख सकेंगे कि हम दुनिया से कैसे ग्लोबली ज्वाइंट हो सकते हैं या वहाँ पर जाकर स्केल वर्क कर सकते हैं। तो ये 3 डिफरेंट सेगमेंट्स हमारे शुरू होने जा रहे हैं इंशाल्लाह कमिंग वीक से, मतलब इस वीक नहीं, उससे अगले वीक से हम शुरू करेंगे इसको। और आपने साथ देना है भरपूर। ज़बरदस्त सा नाम हमजा भाई का और जो अली हैदर भाई हैं उनका नाम वो सजेस्ट करेंगे, और शहरनामा डॉक्टर अरसलान के साथ ये तो उन्होंने सजेस्ट कर दिया। आपकी भरपूर तावन की ज़रूरत है। और सिर्फ एक बात मैं भी यहाँ पे कहूँगा कि औलाद बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अपने बुढ़ापे का सामान आप खुद भी करें, क्योंकि मुस्तकबिल में नहीं पता कि हालात कौन सी करवट लेते हैं। तो आपके हाथ में जब पैसा होगा तो औलाद भी इज्जत करेगी। और आप बीइंग अ वालिदैन आप तो बहुत कुछ कर जाते हैं, लेकिन सिंपल एक बात याद रखें कि अपने वालिदैन की इज्जत अपने बच्चों के सामने जरूर करें कि उनको ये पता हो कि नहीं ये भी इंपॉर्टेंट है। जब आप उनको बताएंगे कि ये इंपॉर्टेंट है तो फिर आपका मुस्तकबिल भी बड़ा बेहतरीन रहेगा। आज के प्रोग्राम में कोई बात बुरी लगी हो तो तहे दिल से माज़रत ख्वाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, एंटायर टीम ऑफ मेट्रो न्यूज़ को अपनी दुआ में याद रखें कि हमें दुआओं की बहुत ज़रूरत है। ईरान और जितने भी ममालिक हैं, फ़लस्तीन हो, जितने भी अरब ममालिक हैं, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और मुसलमानों को एक होने की तौफीक अता फरमाए। इस प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगा कि आज का प्रोग्राम वाकई में मेरी भी इस पूरी जर्नी में एक नॉलेजेबल प्रोग्राम रहा, जहाँ पे हमने मल्टी चीज़ों पर बात की, और वो चीज़ों पर बात की जिसमें ना नाच था ना गाना था, लेकिन अपनी और आपकी सेहत पर बात थी, अपनी और आपकी सिक्योरिटी की बात थी, और महफूज
हाथों में हम कैसे बाहर जा सकते हैं, वो तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की और जिसको हम डिफरेंट रुख देंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इस दुआ के साथ जा रहा हूँ कि कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।